कल जो पढ़े हैं, कल जो पढ़ाए थे उस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। लिखिए फाइंड वैल्यू ऑफ log 16, दूसरा log 6 का, इसको तोड़ के कोई प्रॉपर्टी लगा के बनाना है। कल 6 का तो वैल्यू बता दिए थे, एक बढ़ा के 0.7, लेकिन वो वैल्यू आपको तोड़ के बनाना है। कल जो प्रॉपर्टी बताए थे ना 3-4, उसको यूज करके इसका वैल्यू लाना है। बनाइए, इतना 2 को बनाइए कम से कम जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे आज। हाँ log 16 है, इसका कोई प्रॉपर्टी लगा के बताइए, ठीक है। वो आंसर सही है, हम बताएंगे कोई प्रॉपर्टी लगाइए ताकि आपका प्रॉपर्टी का क्या हो जाए, रिवीजन। कल जो भी प्रॉपर्टी बताए थे उसको 3 आंसर आ गया ना। फिर एओ का 6 आ रहा है, एओ का 1.204, एओ का आपको यह है नहीं। चलिए देखिए log 16, इसको यूज करेंगे कोई प्रॉपर्टी। ऐसे तो बन सकता है ये टेबल देख के, क्या देख के बना सकते हैं आप, टेबल। तो टेबल देखने तो अभी सिखाए नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब बताए थे स्क्वायर जब आता है तो 2 कहाँ चला जाता है आगे, तो क्या बचा यहाँ log 4। इसको भी अगर नहीं याद है तो 2 का तो याद होगा 0.3, तो इसको और तोड़ सकते हैं 2 इंटू log 2 का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो इतना पे भी याद है तो याद हो जाएगा आपको। इसका 0.6 था, इसका पॉइंट कितना था 6, तो ये हो गया। फिर 2 कहाँ चला आएगा, पावर फिर से बाहर, कितना बचा log 2, 2 2 जा 4, और log 2.2 का वैल्यू बताए थे 0.302, 1 था 2 था 1 था, यहाँ 1 था शायद, चलो ठीक है। तो इसको गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12, और कितना होगा 4 0 12 ये था, ठीक है, यही ना होगा। अच्छा 4 तिहाई 12, हाँ 1.204 सही है, 6 गलत है। इसका log 6 का आंसर कैसे लाएंगे, एक तो याद है आपको, उससे निकाल सकते हैं जो कल वैल्यू लिखवाए थे, या फिर log इसको कर सकते हैं 2 इंटू log 3, इस तरह से तोड़ सकते हैं। सॉरी log 2 इंटू यहाँ पे log 3, इसको जब log गुना में होता है, log किस में होता है तो ऐड होता है, तो log 2 प्लस log 3 ऐड कर लीजिए। log 2 का वैल्यू कितना 0.301, और प्लस log 3 का वैल्यू 0.4 होगा, और अप्रॉक्स में आगे भी बढ़ सकते हैं आप, तो कितना आ जाएगा 0.70, और कुछ था इसका वैल्यू कितना था 4 के बाद 7, तो जोड़ लीजिए 7 1 8 और 7 7 ये 8। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, ये हो गया आपका log का प्रॉपर्टी का रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे। log का डिफरेंशिएशन भी बताए थे कल 1/x, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका बताए थे, क्या गुना कर देना रहता था, जिससे गुना डिफरेंशिएशन हो रहा है वो उसको रख देना रहता था। चलिए टॉपिक दीजिए अब, चेंज इन फोर्स ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस, ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस। फोर्स में चेंज निकालना है, कब, जब क्या चेंज हो जाए, डिस्टेंस जब चेंज हो जाए तो क्या फोर्स में चेंज होगा। अब डिस्टेंस 2 तरह से लिखिए, पहले दिक्कत हो रहा है नहीं ना, फिर ढक जाएगा। चलिए अब सुनिए, अब देखिए यहाँ बंद कीजिए लिखना। 2 तरीके से चेंज हो सकता है। एक समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमारे पास Q1 और क्या है Q2, इसके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए है बहुत, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस है, और हम चेंज किए, डिस्टेंस को बढ़ाए या फिर घटाए, बढ़ा दीजिए मान लीजिए, तो बढ़ा के कितना बढ़ाए, तो 0.0001 इतना सेंटीमीटर कर दिए। कितना बढ़ा, मात्र इतना बढ़ा। ये चेंज स्मॉल है कि बिग है, स्मॉल चेंज। दूसरा हो सकता है कि Q1 और Q2 के बीच में फिर से वही दूरी है 5 सेंटीमीटर, और फिर बोल दिए कि डिस्टेंस जो है 1.5 गुना कर दिए। कितना गुना कर दिए, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। या बोल सकते हैं कि दुगना कर दिए, 2 इंटू कितना टाइम्स 5, मतलब ये लार्ज डिस्टेंस हो गया। ये कैसा चेंज हुआ, लार्ज चेंज।
ये कैसा चेंज हुआ? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज में हम भी बताए थे हम कल आपको कि स्मॉल वैल्यू के लिए, पॉइंट में वैल्यू के लिए लॉग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये वैल्यू क्या है? बहुत छोटा, इसमें क्या यूज करेंगे? लॉग। लेकिन ये वैल्यू कैसा है? बड़ा, इसके लिए लॉग का जरूरत नहीं है। कल क्वेश्चन भी किए हैं कि डिस्टेंस डी था तो फोर्स कितना था? एफ। अगर फोर्स क्या हो गया था? 3F, तो डिस्टेंस कितना बढ़ा? तो इसमें आया था d/√3, ऐसे कुछ करके आया था आंसर। ये चेंज किस वाले में था? लार्ज वाले में। तो हमको अभी खाली किसके लिए निकालना है? स्मॉल के लिए चेंज। कि स्मॉल अमाउंट जब चेंज करेंगे, किसको स्मॉल अमाउंट चेंज करेंगे? डिस्टेंस को। तो फोर्स जो आएगा बदल के, कुछ फोर्स आएगा, नया फोर्स हो जाएगा, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लॉग। क्या यूज करेंगे? किस चेंज के लिए? स्मॉल चेंज। किसमें स्मॉल चेंज? डिस्टेंस में। लार्ज चेंज के लिए कोई लॉग का जरूरत, जो सिंपल फॉर्मूला कल जो बनाए थे क्वेश्चन, वो किसके लिए पढ़े थे? लार्ज के लिए। लास्ट में लिख लेंगे वो। सिर्फ अभी किसके लिए सीखना है? स्मॉल। और स्मॉल में हमको यूज करना है लॉग। इतना समझ में आया? चेंज समझ में आ गया? चलिए लिखते हैं फॉर स्मॉल चेंज। ए नंबर में लिखिए, फॉर स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। फॉर स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर कैसा है? स्मॉल चेंज हुआ है, तो F बराबर क्या होता है? फोर्स 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R²। इसमें हमको किसको चेंज करना है? इस वाले टर्म को नहीं, इस वाले टर्म को नहीं, किसको चेंज करना है? स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। तो बचा कौन? सिर्फ R। मतलब ये सब कांस्टेंट रहेगा। R को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन ये सब टर्म क्या रहेगा? कांस्टेंट है। तो उसको एक साथ लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। इसको एक साथ लिख लिए। नीचे में क्या बच गया? यहाँ कोई दिक्कत? इसको पूरा कांस्टेंट का K लिख सकते हैं। K होता है इसके लिए, लेकिन अभी कांस्टेंट हम टर्म यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरा हटा के क्या लिख देते हैं? एक वैल्यू K, ताकि बार बार लिखने से हम बच जाए, बार बार लिखने से बच जाए। तो क्या लिखेंगे? F बराबर बोलिए K, नीचे में R²। अब चेंज कैसा है आपका? तो लॉग यूज करना पड़ेगा। तो दोनों साइड लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कैसे करते थे? टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करते थे, फिर ऐड करते थे। वही सब प्रॉपर्टीज पे भी है। टेकिंग लॉग ऑन कौन साइड? बोथ साइड। दोनों साइड लॉग लगा देंगे। क्या बनेगा ये लॉग? F। इधर क्या बनेगा? लॉग K/R²। A/B का फॉर्मूला है। इधर तो कुछ नहीं है। इधर A/, क्या फॉर्मूला यूज होता था लॉग का? लॉग F। ये तो हो गया। इधर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग A, तो A की जगह कौन है? K। B की जगह कौन है? R²। 1/R²। तो 1/R² को लिख दें R-2। ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं? पता चलेगा तो बोलिएगा, पूरा लिखेंगे। लॉग F, लॉग K माइनस, ये पावर बाहर आता था, प्रॉपर्टी माइनस कहाँ, पावर कहाँ आता था? बाहर। तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, +2 log R। कोई दिक्कत? अब यहां से करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? क्योंकि हमको लॉग हटाना है। लॉग क्यों लगाए? क्योंकि चेंज कैसा था? लॉग यूज ही होता है उस वैल्यू को निकालने के लिए जिसका जो नंबर है वो क्या है? बहुत ज्यादा छोटा, पॉइंट में है। उसको कैलकुलेशन में नहीं हम कर सकते, इसलिए इसको यूज करते हैं किसके साथ? लॉग के साथ। इतना कोई दिक्कत? चलिए इतना ही लिखिए, सिंपल यही चीज, उसमें कोई थ्योरी नहीं है। एक मिनट, माइनस ना लिखवाए थे उसमें? क्या लिखवाए थे? माइनस लॉग बी। बी यहाँ डिवाइड में नहीं ना था? ये है A बाई बी है ना? तो यहाँ नीचे आर यहाँ है। हाँ, तो नीचे तो यहाँ बी था, तो बी का पावर -1। अच्छा हाँ ठीक है, गलती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। लिखाए थे आपको लॉग A बाई बी। क्या लिखाए थे? लॉग A बाई बी। तो क्या लिखेंगे? लॉग A माइनस लॉग 1/b नहीं ना लिखेंगे, लॉग क्या लिखेंगे? b। तो यहाँ गड़बड़ हो गया है। K/R² है, K बाई, तो K लिख दिए, R² को -R² लिखेंगे? नहीं, सिर्फ R। तो ये माइनस है जो
माइनस ही रह जाएगा, माइनस से जो क्या रह जाएगा, माइनस। सही कर लीजिए इसको। तू हमेशा से तेज था। आगे बढ़े, हो गया? चलिए अच्छा ये बताइए, तो प्लस में आ जाता वैल्यू। लॉग एफ था यहाँ, लॉग के था यहाँ, के मतलब कांस्टेंट, के मतलब, और यहाँ 2 लॉग। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 0। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x x। चलिए लिखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट कीजिए इसको, लॉग एफ को। क्या आएगा वैल्यू? 1/f। लेकिन लिखा हुआ है वहाँ क्या? पार्शियली। क्या लिखा हुआ है? पार्शियली में क्या करते थे? गुना करते थे? नहीं, जो जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? f का। तो f के टर्म में न किए हैं, ऐसे समझिए, log f है डिवाइडेड बाय log f किए थे, तब इसका आंसर कितना आ रहा है? समझ रहे हैं? पार्शियली करने के लिए इसको इधर गुना कर दिए, ऐसे समझिए। तो ये क्या बच गया? यहाँ क्या गुना करेंगे? ऊपर df। समझ में आया ये टॉपिक कि नहीं? यहाँ से log f का डिफरेंशिएशन तो 1/f, 1/, और साथ में किसका गुना कर दिए? df का। df क्यों किए? क्योंकि हम पार्शियल कर रहे हैं। कैसा डिफरेंशिएशन है? पार्शियल। आगे इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पोर्शन क्या हो गया? 0। माइनस, तो माइनस 2, तो 2। log r का डिफरेंशिएशन 1/r, log r का 1/r, और फिर पार्शियल है तो dr, पार्शियल है तो dr। आगे df बाई f इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू dr बाई r। इसको परसेंटेज में अगर करना है तो कितना से गुना कर देंगे? 100 से, माइनस 2 इंटू dr बाई r इंटू 100। ये परसेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका? इसको लिख सकते हैं, देखिए ओरिजिनल वैल्यू, जैसे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते थे, गेन निकालने के लिए क्या करते थे? गेन परसेंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस। सुनो, कोई चीज है आपके पास, मान लीजिए 100 रुपया में आप खरीदे हैं, कितना रुपया में? इसको बेच दिए 120 रुपया में, कितना फायदा हुआ? कैसे निकलेगा? 120 माइनस 100। अब इसको परसेंटेज निकालना है तो नीचे कौन प्राइस लिखते थे? खरीदे हैं जिसको कि बेचेंगे जिस पे? तो 100, और इंटू फिर क्या लिखते थे? तो ये चेंज है, इसको डी से लिख सकते हैं, डी मतलब चेंज, नीचे में ओरिजिनल वैल्यू एफ है, इनटू क्या है? तो किसका परसेंटेज निकल गया? फोर्स का। इसको लिख सकते हैं परसेंट चेंज इन फोर्स, परसेंट चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू माइनस 2। इसको परसेंट चेंज इन क्या है? आर का क्या मतलब होता था? डिस्टेंस। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू परसेंट चेंज इन डिस्टेंस, परसेंट चेंज इन डिस्टेंस, और बीच में माइनस भी आ गया। क्या आ गया? माइनस। इसको लिखिए, फिर समझाते हैं, इसका मतलब समझाते हैं। ये तो हो गया न्यूमेरिकल। हो गया? आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डिस्टेंस कैसा चेंज कर रहा है, डिस्टेंस कैसा चेंज कर रहा है? स्मॉल। तो स्मॉल में क्या बोलेगा वो कि जो डिस्टेंस था r, उसमें मान लीजिए 1% का चेंज हुआ। कितने परसेंट का चेंज हुआ? 1% का चेंज हुआ। अगर 1% का, तो फोर्स कितना परसेंट चेंज होगा? फोर्स कितना परसेंट? तो हम बोलेंगे कि परसेंट चेंज इन डिस्टेंस यहां लिख देंगे 1, और 1 में किससे गुना कर देंगे? तो फोर्स कितना परसेंट चेंज हो जाएगा? 2%। फोर्स कितना परसेंट चेंज हुआ? अब माइनस का क्या मतलब है? डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस और फोर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर डिस्टेंस घटाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं फोर्स घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही माइनस यहाँ बता रहा है वो साइन, कि अगर डिस्टेंस को आप क्या किए थे? घटा दिए थे। कितना परसेंट से? तो फोर्स जो है उसका निगेटिव बढ़ेगा। निगेटिव मतलब फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस घटाए तो फोर्स क्या हो गया? कितना परसेंट से बढ़ेगा? 2%, दुगना हो जाएगा। डिस्टेंस कितना परसेंट घटाए थे आप? 1, तो 1 में किससे गुना हुआ? तो फोर्स में कितना परसेंट का चेंज आया? 2%। माइनस क्या बता रहा है? इनवर्सली, डिस्टेंस घटेगा फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा फोर्स घट जाएगा। समझ में आया? नीचे लिखिए, ई माइनस ही रहेगा, वो खाली बताएगा कि उल्टा चेंज होगा। ये तो वैल्यू में माइनस ही आएगा। नीचे लिखिए लार्ज स्मॉल। अब बारी किसका है? लार्ज चेंज। वो सिंपल है, उसको कर लेते हैं। तो बी नंबर लिखिए, बी नंबर 4, लार्ज चेंज इन डिस्टेंस।
डिस्टेंस अभी बताए थे 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये कैसा चेंज है? लार्ज चेंज। उसके लिए क्या यूज करेंगे? लेट एट r डिस्टेंस द फोर्स इज F इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। कब? जब दो चार्ज के बीच का दूरी है Q1 और Q2 के बीच का दूरी r कितना है? अब फोर्स को बना दिया गया n टाइम्स। कितना टाइम्स? m टाइम्स 1 2 और यहाँ हो गया फोर्स डिस्टेंस जो है r डैश, वो पुराने वाले r का, किस r का? कितना गुना? या तो हम बढ़ाने वाला लिए, आप घटाने वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत? तो नया फोर्स जो आएगा F डैश आएगा। फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r के जगह क्या लिखेंगे? r डैश का स्क्वायर, और r डैश का वैल्यू कितना है? nr, तो वहां पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r डैश के जगह nr का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? फोर्स F डैश। तो नया F डैश क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब सिंपल फॉर्मूला है, एक स्टेप में खत्म कर सकते हैं, लेकिन लिख रहे हैं तो लिखते हैं दोनों। n स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया? r स्क्वायर को अलग ले सकते हैं, n स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे? F लिख देंगे, और बच जाएगा क्या? 1/n स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्या लिखे? F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और बाहर क्या ले लिए? 1/n स्क्वायर। तो F डैश इसके जगह पे क्या लिख दे? F बटा में n स्क्वायर। तो जो नया फोर्स है, नया फोर्स पुराने वाले फोर्स का कितना गुना घट जाएगा? n स्क्वायर गुना। अब ये n पे डिपेंड करेगा। n का वैल्यू अगर 1.5 गुना लीजिएगा, 2 गुना लीजिएगा तो ये फोर्स घटेगा। अगर इसका 0.5 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? मतलब डिस्टेंस को आप क्या किए? घटाएं, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। वो तो आपको पता है कि चार्ज जब नजदीक आता है, चार्ज कहाँ आता है तो फोर्स क्या होता है? बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। फोर्स चार्ज जब दूर जाता है तो उसके आधार पे n का डिसाइड होगा। तो इसमें कोई लॉग लगाने का जरूरत क्यों? क्योंकि ये कैसा चेंज है? लार्ज चेंज। डायरेक्ट करेंगे। कल तो इस पे क्वेश्चन भी किए थे कि डिस्टेंस d अपार्ट रखे थे, फोर्स 3 गुना हो गया था, F/3 हो गया था, वही क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से बनाना है आपको, लिखिए यहाँ से शुरू से, और 2 डायग्राम बनाइएगा, एक इस फोर्स के सामने और एक इस फोर्स के सामने। क्या जी? इस फोर्स का डायग्राम है ये, यहां से लिखना है लेट से। पूरा सैंपल पेपर करते हैं। सुनिए यहाँ टॉपिक देखिए, समझिए। अभी तक हम लोग कूलम लॉ पढ़ रहे हैं। क्या चल रहा है हमारा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में पहले निकाले फोर्स, फोर्स का क्या निकाले? मैग्नीट्यूड। फिर निकाले कि चेंज कैसे होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो क्या चेंज होगा, ये पढ़े। अब इसमें पढ़ेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन क्वांटिटी है? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, चेंज होता है वो भी निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे उसका? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक इसमें लिखेंगे सीधा वेक्टर फॉर्म में, किसके फॉर्म में, और एक लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। हाँ, वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म मतलब यूनिट वेक्टर भी आप पढ़े हैं वेक्टर टॉपिक में। और कौन वेक्टर पढ़े हैं? तो कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, इसको अब हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर का फॉर्म। वेक्टर कैसे लिखाता है? उसके ऊपर एरो। फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? ये तो इस साइड हो गया, इस साइड के फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? क्या सिर्फ इतना लिखाएगा या कुछ और लिखाएगा? इसी को कहते हैं कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। लिखने का कितना तरीका? एक वेक्टर फॉर्म में मतलब क्या लगा के, और दूसरा ये दोनों किसको किसको आता है। अगर वो आता है तो आगे काम हो जाएगा इजी, नहीं आता है तो फिर बहुत दिक्कत। टॉपिक समझ रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए टॉपिक पहले लिखिए, फिर क्वेश्चन बताते हैं, पूछते हैं क्या क्या आएगा इसमें यूज होगा। जैसे लॉग बताए थे आपको उसी तरह इसमें भी बताना पड़ेगा। कूलम्स फोर्स इन कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। लिखिए कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। कूलम का फोर्स वेक्टर फॉर्म में। पहले थोड़ा सा थ्योरी 11 क्लास वाला, वेक्टर किस में पढ़ना है, उसके बाद फिर यहाँ टॉपिक चलेगा।
कौन कौन बताएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है? क्या है 1? गुना 1, भागा 1, मैग्नीट्यूड 1, क्या 1? मैग्नीट्यूड 1। जैसे शुरू से समझिए, आपके पास 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ देखो शिव, रोहित, कौन एक्सिस है? इसका यूनिट वेक्टर कितना होता है? सिंबल आई कैप। वाई एक्सिस का, इसका, अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, पूछा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो क्या लिखेंगे? इसका सिंबल क्या होगा? ये वेक्टर है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? यूनिट वेक्टर, कैप लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड बाई ही गड़बड़ हो गया। ए का वेक्टर ऊपर में और नीचे में उसका मैग्नी। अब मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका, एक तो ए लिख दीजिए या फिर ए के ऊपर एरो लगा के उसका मॉड लगा दीजिए। ये क्या निकल गया आपका? यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बराबर होगा कि नहीं होगा? ए कैप इंटू ए, ये भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर खाली क्या बताता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर सिर्फ किस लिए यूज होता है? और उसका वैल्यू कितना है? 1। अब उसको यूज करेंगे हम किस फोर्स के साथ? कूलम्ब फोर्स के साथ। चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए डायग्राम पहले कोई लिखेगा नहीं, पहले सुनेगा। ये मान लीजिए Q1 है आपका चार्ज, यहाँ क्या है चार्ज? Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? अगर R को हम डिस्प्लेसमेंट बोले, क्या बोले? तो वेक्टर है कि स्केलर? डिस्प्लेसमेंट कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है, तो फोर्स हम अगर डिस्टेंस हम लोग स्टार्ट किए नापना कहाँ से? 1 से। कहाँ से नापना? किसके तरफ गए? 2 की तरफ। 1 से नापना शुरू किए Q1 से, और किसके तरफ गए? Q2 की तरफ। तो उसको लिखेंगे R1 to 2। मतलब डिस्टेंस कहां से लिए? 1 से कहां के तरफ? 2 की तरफ। और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर, एरो। अगर वही हम डिस्टेंस कहां से स्टार्ट किए मेजर करना? 2 से। किसके तरफ? तो इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? R21। ये इधर बता रहा है और ये कहां बता रहा है? इधर। समझ गए? वो एरो हम दिखा दिए ताकि आपको बाद में अगर पढ़िए तो आपको पता चल जाए कि 1 से 2 जा रहे हैं और 2 से 1। अब फोर्स का बारी करते हैं। फोर्स, अगर फोर्स 2 पे लगा, फोर्स 2 पे लगा, किसके कारण? दूसरा चार्ज पे फोर्स किसके कारण लगेगा? पहला चार्ज के कारण। और दोनों प्लस है, दोनों क्या है? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? रिपल्सन। तो 1 वाला जो है 2 को क्या करेगा? ढकेलेगा, इधर की तरफ ढकेल देगा, रिपल्सन फोर्स। तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या पढ़े? समझ में आया? देखिए 1 से 2 इसको लिख रहे हैं, तो हुआ डिस्टेंस फ्रॉम कहां से कहां? 1 से 2। वही अगर R21 लिख दे तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम कहां से कहां? 2 से 1। लेकिन अगर फोर्स लिखा हुआ है 2 और 1, इसका क्या मतलब? फोर्स ऑन 2। फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। किसके द्वारा? 2 ऑन 2 बाई 1। फिर अगर लिख दें फोर्स 1 2, इसको बोलिए फोर्स ऑन 1 बाई 2। पहले इसको समझिए, फिर वहां फॉर्मूला लिखा जाएगा तुरंत। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर F21 लिखा हुआ है तो फोर्स ऑन 2, F1 लिखा हुआ है तो फोर्स ऑन 1। किसके कारण? इसमें 1 के कारण। इसमें किसके कारण? इसमें आइए 1 से कहां जा रहा है? मतलब डिस्टेंस हम नाप रहे हैं, स्टार्ट कहां से किए हैं? 1 से। कहां तक गए हैं? इसमें 2 से गए हैं, कहां तक गए हैं? 1 तक। इतना समझ में आया? अब आएंगे फोर्स को। तो इसका इधर क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का? बोलिए तो क्या लिखें? देखिए कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये समझ में आ गया। अब लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको इसका वैल्यू लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसका? वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है उसका? 1 बाई फॉर्मूला Q1 Q2 बाई R²। अभी तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? सिर्फ। ये फॉर्मूला सही था कब? जब यहाँ एरो नहीं रहता, लेकिन हम लगा दिए क्या इसके ऊपर? तो इधर भी वेक्टर बनाना पड़ेगा।
जब LHS वेक्टर है तो RHS भी क्या होगा। अब हम निकाल रहे हैं फोर्स किस पे, 2 पर, किसके कारण, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करना शुरू करेंगे, 2 पर निकाले हैं, किसके कारण, तो 1 से डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे मेजर करना। तो 1 से कहां का डिस्टेंस मेजर करते करते, तो कौन वाला, ये वाला लिखाएगा क्या R, कि ये वाला लिखाएगा R, ऊपर वाला। समझ में आया। तो यहां लगा देंगे सिर्फ R1 2, यहां क्या लगा दिए, समझ में आया। अब हमको ये चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, क्या चाहिए, अगर ये वेक्टर लिख देंगे तो इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा और ये वैल्यू इसको, इस मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब कर देगा। वेक्टर फॉर्म में है तो इसका कुछ क्या होगा, वैल्यू, और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब। तो हमको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1। तो कोई भी नंबर में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। यह हुआ यूनिट वेक्टर के टर्म में। इसको अगर आप वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई ए, उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम यूनिट वेक्टर हटाना चाहते हैं, क्या हटाना चाहते हैं, और लिखना चाहते हैं उसको किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे उसके जगह पे, बताइए, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R²। ये तो सही है। अब इस यूनिट वेक्टर को हटाएंगे तो फॉर्मूला क्या लिखे, ए कैप ए वेक्टर बाई ए, तो यहाँ R है तो R वेक्टर बटा में उसका मैग्नीट्यूड R ही होगा। या तो उधर से इधर आइए या इधर से उधर जाइए, मैग्नीट्यूड तो R ही होगा। ये R और R क्या हो गया, गुना। तो F वेक्टर बराबर, ये कहां से कहां चल रहा है, 2 से 1। इस तरह बोलिए फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², और यहाँ R क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, R1 2। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हुआ, ये सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में हुआ। ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हुआ क्योंकि कैप लगा हुआ है। ये किसके फॉर्म में हुआ, वेक्टर। यहाँ वेक्टर लगाने से देखिए हम R को गुना कर चुके हैं, R³ कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अपने आप कट के फिर R² पे रुक जाएगा। समझ में आया। यहाँ वेक्टर से कैसे गुना कर दिए, जबकि फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कब लिखेंगे, जब यहाँ कौन फॉर्म में आपको बोलेगा, वेक्टर फॉर्म में। आगे में क्या लगेगा, ये VBI है बिहार बोर्ड के लिए भी और CBSE के लिए तो है ही, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में। एक और बताएंगे अभी, कौन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। चलिए इसको लिखिए। अब ये डायग्राम बनाइए, इतना ही सिंपल। ये वाला ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे, ये डायग्राम बनाइए। इसको नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखना है। लिखते लिखते सोचिए, कुछ अगर प्रॉब्लम है पूछिए। इस साइड और लेफ्ट बताए ना, फिगर कौन साइड में बनाने, राइट साइड, फिगर राइट साइड में, उधर राइट होता है ना, और लिखिए उसके लेफ्ट में। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है कूलम्ब फोर्स इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। टॉपिक बनाइए नया। अब पहले पोजीशन वेक्टर समझेंगे, उसके बाद फिर कूलम्ब फोर्स लिखेंगे। इसको मिटा रहे हैं, एक मिनट, लिखना नहीं अभी, टॉपिक नहीं लिखना। इसके नीचे लिखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया। अगला क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, इसका फॉर्मूला बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³। पहले R² वाला ये वाला लिखिए, यहाँ बोलिए, यहाँ 1 से 2 जा रहा है तो यहाँ 2 से 1 जाएगा और R³ हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये आ गया। अगर इसको हटाए, क्यू लाना, नीचे क्यूब लाना है, यूनिट वेक्टर फॉर्म में ना, अगला क्यूब लाना है, तो क्या लिखेंगे इसको, R1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ R21 कौन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत। तो यहाँ याद रख लीजिए, अगर कंफ्यूजन होता है आपसे, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर ये सब नहीं कर सकते हैं, फिगर नहीं बना सकते हैं, फिर भी लिखना है, तो यहाँ याद रखिए कि फोर्स अगर लिखा हुआ है 21, क्या लिखा हुआ है 21, तो यहाँ लिखिएगा 12। यहाँ लिखा हुआ है 12, तो यहाँ लिखिएगा 21। बस इतना अंतर है। अगर यहाँ वेक्टर लगाए हुए हैं तो नीचे क्यूब लिखिएगा, और अगर यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर ही लिखिएगा। बस इतना याद रखिए। और समझ में आ गया जिसको, उसके लिए तो अच्छा है। चलिए देखिए, अब पोजीशन वेक्टर पहले समझते हैं। अभी अपने टॉपिक को छोड़ते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर समझते हैं। पोजीशन वेक्टर समझिए। पोजीशन वेक्टर, पहले जो वेक्टर पढ़ाए बताइए क्या होता है पोजीशन वेक्टर।
टू तो वेक्टर के फॉर्म में अभी भी था। क्या अंतर हुआ? जो ऑरिजिन से हो, जिस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें, कहाँ से? ऑरिजिन से, उसको कौन वेक्टर कहते हैं? जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये आपका ऑरिजिन कहाँ पे है? यहाँ पे ऑरिजिन है, अभी दो ही एक्सिस लेके चल रहे हैं, एक्स एक्सिस और अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, कोई पॉइंट, जैसे कि पॉइंट हमारा कौन है? चार्ज है, Q1 रखा हुआ है, तो इसको डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे? ऑरिजिन से। ये डिस्टेंस को लिखेंगे R1, फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस तो R1। दूसरा चार्ज कहाँ रहता है? इसके सामने ऐसे बनाते थे फिगर, ये Q2 रहता था, कहाँ से कहाँ? ऑरिजिन से। फिर लेंगे ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? R2। फिर अगर डिस्टेंस मेजर करते थे 1 से किसके तरफ, क्या लिखते थे उसके लिए? वेक्टर, अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले। 1 से अगर 2 जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लिखते थे? R1 2, यहाँ वेक्टर लगाते थे। कुछ नया कहे? नहीं। इसका एरो कहाँ रहेगा? इधर से, ऑरिजिन से उधर गए तो एरो, इसका एरो किधर रहेगा? इधर। ठीक है, ऑरिजिन से स्टार्ट किया ना तो वहां जाएगा। अब आइए ट्रायंगल लॉ। कौन लॉ? ट्रायंगल लॉ। क्यों यूज होता है ट्रायंगल लॉ? एडिशन करने के लिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन एडिशन? इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर दो वेक्टर है हमारे पास, कितना वेक्टर है? 2 वेक्टर है। मान लीजिए एक वेक्टर इधर जा रहा है A, एक वेक्टर यहां जा रहा है B। हमको दोनों को ऐड करना है, A और किसको ऐड करना है? तो A प्लस B लिखेंगे, A वेक्टर प्लस ये सिंबल आएगा यहाँ पे C वेक्टर। तीसरा कोई वेक्टर मिलेगा, 2 वेक्टर को ऐड कीजिएगा, तीसरा वेक्टर मिलेगा। लेकिन ये सब वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में? इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, 3 + 2 5 आ गया आंसर, गलत हो जाएगा। वो होता है किसमें? सिर्फ अलजेब्रा में, स्केलर क्वांटिटी में। कौन क्वांटिटी में? अभी हम कौन क्वांटिटी पढ़ रहे हैं? वेक्टर। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे कि A और B को जोड़े तो क्या आया? C का डायरेक्शन क्या होगा? A से स्टार्ट होगा और किसके तरफ जाएगा? देखिए, A और B का सब एक लाइन में है, A इधर गया, B भी उधर गया, एक डायरेक्शन में है, लेकिन C अलग चल रहा है। C क्या चल रहा है? अलग। मतलब 2 को सेम डायरेक्शन वाला को जोड़ते हैं, 2 सेम डायरेक्शन वाला को जोड़ते हैं तो तीसरा अलग डायरेक्शन वाला मिलता है। इतना यहां से समझ में आया? इसका फॉर्मूला है। और C वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, जो मिला है आपको जोड़ के, किसको किसको जोड़ के? इसका रूट अंडर में फॉर्मूला था, क्या था? A² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा क्या था? यहाँ का एंगल था, पढ़े हैं ये। इसको एक और डायग्राम बनाते थे कि A इधर है, B ऐसे है ना, ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना होता था? तो C यहाँ पे निकल जाता था। ये भी फॉर्मूला था, इसको उठा के यहाँ ले जाते थे, वो सब उस चैप्टर में। अब इसमें आइए, यहाँ से समझ में आ गया, सेम डायरेक्शन वाला को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? सेम डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन वाला आंसर आ जाएगा। इसमें सेम डायरेक्शन कौन कौन है बताइए? R1 और R2 कहाँ सेम डायरेक्शन? ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। सेम डायरेक्शन मैंने एक के पीछे एक, R1 और R1 किसके पीछे है? ये अलग डायरेक्शन चल रहा है। नहीं, R1 किसके पीछे चल रहा है? R1 2 के पीछे। वो आगे भाग रहा है, पीछे से आ रहा है, लेकिन R2 क्या है? एकदम अलग, न इसके में फिट हो रहा है न इसमें फिट हो रहा है। तो किसको किसको जोड़ेंगे? R1 को जोड़ेंगे किसके साथ? R12 के साथ। क्या आंसर आएगा? R2। लेकिन हम फॉर्मूला जो अभी लिखे थे, फोर्स बराबर F21, ध्यान दीजिए, F2 इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे? 1/Q1 Q2 बाई R क्यूब, और R वेक्टर लिखे थे यहाँ, वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर। यहाँ R2 है तो यहाँ 1 2 होगा, तो R12 का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। R12 बराबर क्या होगा बोलिए? तो यहाँ से R12 बराबर, इसको इधर छोड़ देंगे, 1 को कहाँ ले जाएंगे? तो R2 माइनस R1। R2 और R1 कहाँ से लिया हुआ है? ऑरिजिन से। जिसको लेते हैं क्या कहलाता है? इसको यहाँ हटा सकते हैं, इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे? R2 माइनस R1। यही फॉर्म जो लास्ट में आया अभी, वो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, और यहाँ पे R12 के जगह पे R2 माइनस R1। ये कौन फॉर्म में हो गया? वो लास्ट आंसर है आपका। समझ में आया इतना कि नहीं? इसको लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं? अभी किसको लिख रहे हैं हम? किस में लिख रहे हैं? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जब किसी वेक्टर को कहां से मेजर करते हैं? ऑरिजिन से मेजर करने वाला क्या वेक्टर इसमें है? फिगर में 2 गो, एगो R1 एगो R2। क्या R12 भी पोजीशन वेक्टर है? नहीं, वो यहां से नहीं लिया हुआ है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? 2 वेक्टर को जोड़ने पे
तीसरा वेक्टर मिलता है। किसको जोड़ेंगे फिगर में? जो जिसका डायरेक्शन क्या है एकदम सेम, मतलब ये को लीडर कहलाता है। लीड वेक्टर पढ़े होंगे, याद होगा शायद। लीड वेक्टर, इसको बोलते थे फॉलो वेक्टर। लीड मतलब जो आगे आगे चले, फॉलोवर फॉलोवर जो कहाँ चले उसके पीछे पीछे। तो यहाँ आगे और पीछे वाला फिगर में कौन है देखो तो, R1 और ये दोनों को जोड़ दिए, क्या रिजल्ट आया? इसको लिख दिया R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। यहाँ से किसको वैल्यू चाहिए हमको? क्यों चाहिए? क्योंकि फोर्स वाले फॉर्मूला में, फोर्स वाले यहाँ पे लिखा हुआ है R12, इसको हटाना है हमको और लिखना है उसके जगह पे कौन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर कौन इसमें? R1 और, तो इसको हटा के वही लिखना है R1 और R2। लेकिन पता नहीं है कि R1 में से R2 घटेगा कि R2 में से R1। तो हमको ये लगाए ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया टॉपिक? टॉपिक समझ में आ गया? कूलम लॉ का क्या क्या निकाल लिए हम लोग? मैग्नीट्यूड, फिर निकाल लिए कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म में, के फॉर्म में? एक यूनिट वेक्टर फॉर्म और एक पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इतना तक में कोई दिक्कत? अभी हम सारा खेल जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है कितने चार्ज के बीच में हो रहा है? दो चार्ज है सिर्फ, Q1 और। अगर ऐसा हो जाए कि एक चार्ज बीच में रहे, एक चार्ज, इसको अगल बगल से बहुत सारा चार्ज घेरे हुए रहे अलग अलग डिस्टेंस पे, तब कैसे होगा? ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, सब लगाएगा, सब लगाएगा। अब कैसे होगा? टोटल फोर्स कैसे निकलेगा इसमें? जोड़ देंगे सारे फोर्स को। क्या करेंगे? क्या सिंपल जोड़ से काम चल सकता है? क्योंकि फोर्स कौन क्वांटिटी है? वेक्टर, और वेक्टर के लिए एडिशन कौन रूल कहलाता है? ट्रायंगल लॉ। तो उसका अभी हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। समझ में आ गया? पहले इसको लिख लेते हैं। लिखते जाइए। चलिए यहां देखिए तो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या होगा फॉर्मूला? 1 बाई Q1 Q2 बाई R क्यूब। R का वेक्टर फॉर्म कहां से कहां? यहाँ 2 से 1, तो यहाँ 1 से 2, यहाँ 21 तो वहां 12। अब इसको बदलेंगे तो 1 बाई 4 पाई, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए हैं? कोई दिक्कत? यहाँ बोलिए Q1 Q2 बाई R क्यूब, इसको हटाइए। R1 का वैल्यू क्या है? R2 माइनस R1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमको लाना था। सीखने के लिए देखिए कितना टाइम लगा, लेकिन लिखने में क्या लाइन में खत्म हो गया। सिमिलरली कर लेंगे यहाँ, क्या कर लेंगे यहाँ? सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या आंसर आएगा इसका? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, यहाँ R1 माइनस R2। कोई दिक्कत? इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ? तो यहाँ भी घटाना है 1 माइनस 2। यहाँ क्या लिखा हुआ था? तो यहाँ भी घटाना है 2 माइनस 1। ठीक है, इसमें 21 है तो 21 ही रहेगा, 12 है तो 12 ही रहेगा। इसमें ना सर? हाँ इसमें दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताए थे सुपरपोजिशन का मतलब वही वाला चीज है, सिर्फ उसी को लिखना है और समझना है और घर जाना है। उस पर न्यूमेरिकल अगले क्लास में होगा। देखिए समझिए क्या लिखवाएंगे, 4-5 लाइन का ही है, लिखवा देंगे, खत्म करेंगे। सुनिए, एक ऐसा सिद्धांत है जिसको कहते हैं कौन? सुपरपोजिशन। मतलब समझते हैं इसका, अगर हम लोग अभी जो चार्ज में फोर्स निकाल रहे थे, 2 चार्ज के बीच में निकाल रहे थे, सिर्फ कितना चार्ज के बीच में निकाल रहे थे? चार्ज 2 ही तो नहीं है, जरूरी हो सकता है।
इस पे हम चार्ज ले आए, कहीं से घिस दिए, इस पे चार्ज आ गया, इसके बगल में छोटा छोटा ऑब्जेक्ट और रख दिए, ठीक है। ये चार्ज बहुत बड़ा है, इसको क्या करना है, एकदम छोटा समझना है, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, नाम बताए हैं। इसके अगल बगल बहुत सारा चार्ज है, सब चार्ज इस पे क्या लगाएगा, बारी बारी से फोर्स, टोटल फोर्स क्या होगा उसका, ऐड। लेकिन ऐड सिंपल हम कर क्या, कौन सा एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। कौन एडिशन, इसी को बोलते हैं कौन पोजीशन, सुपर पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। फिगर कैसे बनेगा, तो यहाँ Q लिखेंगे एक चार्ज, यहाँ लिखेंगे एक चार्ज, इसका नाम क्या दे देंगे, Q1, ये Q है, अच्छा Q है, Q1 हो गया, ये क्या है Q2, यहाँ क्या हो जाएगा Q3, यहाँ क्या हो जाएगा Q4, डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ हो जाएगा Q5, यहाँ Q6, जितना भी चार्ज है सब रख दीजिए, कुछ ना कुछ सबका डिस्टेंस होगा। Q1 है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1, Q2 है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा Q3 का R3, ऐसे करके बढ़ जाएगा डिस्टेंस। तो F जो निकलेगा, F क्या, नेट मतलब टोटल, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ये कैसे निकलेगा, तो F1 का जो फोर्स है, F1 कहाँ से आएगा, Q1 फोर्स लगाएगा किस पे, Q पे, उस फोर्स को कहेंगे F1, Q2 लगाएगा उसको कहेंगे F2, तो Q2 में लगाएंगे F2। इसका कौन सम कर रहे हैं हम, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम होता है जब क्या नहीं लगाते, एरो नहीं लगता। इसका 3 न्यूटन, इसका 5 न्यूटन, 5 3 8, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगला F3, अगला F4, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ते जाइए, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस खत्म कहानी। लिखिए, लिखिए, डायग्राम बनाइए, वो लिखिए, डायग्राम बनाइए, और जो थ्योरी लिखवाएंगे उसके बाद ये लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा। हाँ, डायग्राम बनाइए। ये वाला जादू देखिए ना, क्या डायग्राम, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, हो गया। हाँ जी, सब एक ही पॉइंट पे निकालना है चार्ज। अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन बताएंगे कैसे बनता है। एम करीम बुक लेके आना, ठीक है ना, जिसके पास है। लेट लिखिए, लेट ए चार्ज if a given charge, अच्छा, let a charge Q, let a charge Q is surrounded by n charges, n छोटा का n, small n charges Q1, Q2, n charges Q1, Q2, Q3, dash dash dash, या so on भी लिख सकते हैं। then the force exerted by them is F1, उसके ऊपर एरो, F2, उसके ऊपर भी एरो, F3, डॉट डॉट डॉट, ये सब फोर्स हो गया, फुल स्टॉप। द टोटल फोर्स, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द टोटल फोर्स और द नेट कूलम्ब फोर्स, द टोटल फोर्स और नेट कूलम्ब फोर्स will be vector sum of all the forces, vector sum of all the forces, hence, फुल स्टॉप के बाद लिखिए hence, और ये फॉर्मूला, hence और ये फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, फिर से लिखिए, आप महान हैं। सब लिखते हो। अगले क्लास में सीखेंगे इसको अप्लाई करना। जितना इजी लिख हो गया उतना इजी है।